एक तरफ महर की यादों में खोया व्योम, दूसरी तरफ किसी अंधेरे कमरे में रियांश के नाम की मौत लिखी जा रही थी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 43। व्योम का कमरा। व्योम वंश के सामने पीठ किए खड़ा था। वहीं वंश एक गहरी सांस भर कमरे की हालत देख व्योम के पास आया। वह ठीक उसके बगल में आ खड़ा हुआ। वंश व्योम को देख बोला, देख व्योम, दादाजी ने ये फैसला तेरी भलाई के लिए लिया है। उसकी बात सुन। व्योम उसी चिढ़ के साथ बोला, नहीं भाई, ये फैसला उन्होंने सिर्फ खुद के बारे में सोच कर लिया है। ये सुनते ही वंश अब हल्की सख्ती से बोला, तू अच्छे से जानता है दादाजी ऐसे ही फैसले नहीं लेते। और तू क्या भूल गया है कि आज तूने क्या किया है? ये सुनते ही व्योम फिर बोला, मुझे याद है आज मैंने क्या किया है भाई, और उसके लिए मैं माफी भी मांग चुका हूँ उससे। और अगर आप चाहो तो दोबारा भी मांग सकता हूँ, पर मैं यही रहूंगा। व्योम की जिद सुन वंश फिर बोला, देख व्योम, दादाजी ने फैसला ले लिया है और सिर्फ 6 महीने की बात है। फिर तेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। और तू तो वैसे भी कहीं बाहर जाना चाहता था, तो अब क्या हुआ तुझे? वंश की बात सुन व्योम अपनी आंखों की बेचैनी छुपाते हुए बोला, बस ऐसे ही भाई, अब मुझे कहीं नहीं जाना और मैं पढ़ाई भी यहीं से पूरी करूंगा। ये सुन अब वंश को भी गुस्सा आने लगा। देख व्योम, दादाजी ने फैसला, उसने इतना ही कहा था कि अब व्योम बोल पड़ा, मैंने आपसे कहा था ना भाई, मुझे उनके फैसले के बारे में कोई भी बात नहीं करनी। अब ये सुन वंश चुप हो गया। वह ये अच्छे से समझ गया था कि अब व्योम को समझने का कोई फायदा नहीं। वह मन में बोला, अब तो इसे रियांश ही समझ सकता है कि दादाजी ने यह फैसला उसकी भलाई के लिए लिया है। ये बोल उसने एक लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, तुझे बात नहीं करनी, मत कर। पर खाना खा लेना, नीचे तो तू डिनर करने आएगा नहीं, इसलिए तेरा डिनर मैं कमरे में ही भेजवाता हूँ। ये बोल वंश वहां से चला गया। उसके जाते ही व्योम मुड़ा और दरवाजे की तरफ देखने लगा जो बंद था। उसे देख वह एक बार फिर बालकनी की तरफ बढ़ा। बाहर आते ही वह अपने चेहरे पर वही ठंडी हवाएं महसूस होने लगी, वही सुकून जो कुछ देर पहले उसे महर के साथ महसूस हुआ था। ये सब सोचते हुए वह खुद में जाने कब मुस्कुराने लगा। उसके दिमाग में महर के साथ बिताए पल एक-एक कर किसी पिक्चर की तरह चलने लगे। उधर रूहानिका के घर। सबके सवाल सुन अब रियांश की बोलती बंद हो गई। वहीं रूहानिका के चाचा यानी दीप जी फिर बोले, आप रियांश मल्होत्रा हो ना? मल्होत्रा इंडस्ट्री के मालिक। अरे, आज तो आप कॉलेज के फंक्शन में चीफ गेस्ट बनकर आए थे। ये सुनते ही अब धीरे धीरे सबको याद आने लगा कि आज रियांश ने स्टेज पर स्पीच भी दी थी। वो सब रूहानिका और महर में इतना खोए थे कि उनका ध्यान रियांश पर अब गया था। अब तो सुरेश जी भी बोले, अरे है, आप तो वही हैं, पर आप यहाँ क्या? उनकी बात सुनते ही अब रियांश हकलने लगा। वह हड़बड़ाहट के साथ बोला, जी मैं। अब उसके दिमाग में कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वह आगे क्या बोले। उसने महर और रूहानिका के लिए झूठ तो बोल दिया था, उन्हें बचाने के लिए, पर अब वह खुद फंस चुका था। वहीं ये देख रूहानिका को हंसी आने लगी। वह अपने पापा को देखकर बोली, पापा, वह ये भी वहां थे, हमें कैब और ऑटो नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने ही हमारी मदद की, हमें यहाँ छोड़ा। रूहानिका की बात सुन रियांश ने एक गहरी सांस भरी और मन में खुद से बोला, है, बच गए। वो फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। ये सुन सुरेश जी रियांश को देखकर बोले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मेरी बच्चियों की मदद करने के लिए।
उन्होंने ये कहा ही था कि तभी बीच में रियांश बोल पड़ा, अरे कैसी बात कर रहे हैं? यह तो मेरा फर्ज था, आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। वो फिर एक गहरी सांस लिए बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये सुन राधा जी रियांश को रोकते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे, आप हमारे यहाँ आए हैं, ऊपर से मेरी बच्चियों की मदद की, प्लीज खाना खा कर जाइए। ये सुन खुशी जी भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, आप आज हमारे यहाँ खाना खा कर जाइए। ये सुन रियांश मुस्कुरा कर बोला, जी नहीं है, पूछने के लिए शुक्रिया, पर मेरे घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे निकलना होगा। ये सुन अब आगे किसी ने कुछ न कहा। फिर सुरेश जी रियांश को देखकर बोले, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको देर हो रही है तो हम आपको रोकेंगे नहीं, पर एक बार फिर आपका शुक्रिया मदद के लिए। ये सुन रियांश बस मुस्कुराया और फिर पीछे मुड़कर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी का दरवाजा पहले ही ड्राइवर खोले खड़ा था। रियांश की गाड़ी कुछ ही समय में वहां से चली गई। वहीं रूहानिका उस तरफ तब तक देखती रही जब तक रियांश की गाड़ी उसकी आंखों से उझल नहीं हो गई। वह फिर एक गहरी सांस भर मुड़ी और अपने मम्मी पापा को देखकर बोली, चलिए घर में चलते हैं। ये सुन मेहर बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुन राधा जी मुस्कुराते हुए बोली, हम चल बेटा, मैं खाना निकालती हूँ। वहीं वह सूरज को देखकर बोली, सूरज तुम भी चलो, खाना खाकर वापस जाना। ये सुन रूहानिका अब सूरज की तरफ देखकर बोली, हाँ सूरज चल, मुझे तुझसे कुछ बात भी करनी थी, अगले हफ्ते के टेस्ट को लेकर। अपनी बातों में लगे सब वापस घर में चले गए। उधर रियांश की गाड़ी तेजी से हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। रियांश के चेहरे पर जहां कुछ देर पहले मुस्कान थी, वहीं अब उस मुस्कान की जगह खौफनाक गुस्सा आ गया था। उसकी नजरें रह रह कर अपने फोन की स्क्रीन पर जा रही थी। वहीं एक बड़े से कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। सामने बस एक लैंप की हल्की रोशनी उस कमरे को उजाला दे रही थी। वहां सोफे पर एक शख्स बैठा था, हाथ में सिगरेट लिए उसके कस भर रहे थे। सामने खिड़कियों से आती ठंडी हवाएं पूरे कमरे को और भी अलग सा एहसास दे रही थी। वो आदमी सामने दीवार पर लगी एक तस्वीर को देख मुस्कुराते हुए बोला, बस कुछ पल और चैन की सांस लो, जितनी लेनी है, क्योंकि आगे मैं जो करूँगा उसके बाद तुम अपनी बची हुई सांसों के लिए भी मुझसे भीख मांगोगे। ये बोल वह एक लंबी कस खींच वहीं सोफे पर लीन होता हुआ खुद से बोला, पिछली बार तो तुम बच गए, पर इस बार तुम्हें कौन बचाएगा, रियांश। ये बोल वह आदमी जोर जोर से किसी शैतान की तरह हंसने लगा। क्या होगा आगे, क्या देखा रियांश ने जो उसके भव इतने बदल गए, वहीं कौन है ये नया शख्स, आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। चांद की रोशनी में रूहानिका बेचैन थी और अंधेरे कमरे में कोई रियांश की आखिरी सांसों की गिनती कर रहा था। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है 44। रात के 11 बज चुके थे। मल्होत्रा मेंशन। एक काली रंग की गाड़ी पार्किंग में आकर रुकी। उसमें से रियांश बाहर आया। इस वक्त उसके आसपास कोई नहीं था। वह एक गहरी सांस भर अपने हाथ में स्टिक लिया और मेंशन के अंदर बढ़ा। कुछ ही पल में वह हॉल में पहुंच गया। वह सीढ़ियों पर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसने जैसे ही कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाए, वैसे ही उसके कानों में किसी की तेज आवाज पड़ी। रियांश। यह आवाज नीचे हॉल में से आई, जहां अभी अभी दादाजी आए थे। वह अपने कमरे से निकल ही रहे थे कि तभी उनकी नजर इस वक्त वापस आते रियांश पर पड़ गई।
उन्होंने एक बार फिर सख्ती से बोले, कहाँ थे तुम और इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? ये सुनते ही रियांश उस आवाज की तरफ पलटा। वह वापस नीचे आए और दादाजी को देखकर शांति भरे लहजे में बोला, वो दादाजी, मुझे कुछ काम याद आ गया था, इसीलिए ऑफिस गया था। वह फिर बोला, आप इस वक्त तक जाग रहे हैं? उसकी बात सुन दादाजी थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोले, वो मुझे बस नींद नहीं आ रही थी। वह ये बोल भले ही रहे थे, पर ये बात रियांश अच्छे से जानता था कि दादाजी अब तक क्यों जाग रहे हैं। वह एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं अभी उसकी बात करने जा रहा हूँ। आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए, ज्यादा देर तक जागने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। रियांश की बात सुन दादाजी अचंभित रह गए। अचानक उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह धीरे से बोले, बिना देखे भी सब दिख जाता है तुम्हें। ये सुनते ही रियांश के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। तभी दादाजी एक लंबी सांस लेकर बोले, ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, पर तुम व्योम को समझा देना। मैंने ऑस्ट्रेलिया में उसके रहने और पढ़ाई सबका बंदोबस्त करवा दिया है। अब 6 महीने उसे वहीं की कंपनी संभालनी है, तो तू आज ही सबके बारे में बात कर लेना उससे और उसे समझा देना कि कल उसे यहाँ से जाना है। ये सुनते ही रियांश ने सिर हिला दिया और बोला, ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा। ये सुनते ही दादाजी बोले, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यह बोल वह वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और एक बड़ी सी तस्वीर के आगे आकर खड़े हो गए। अभी जहां कुछ देर पहले उनके चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं अब आंखों में नमी, आंखों में आंसू लिए सामने लगी तस्वीर को देखने लगे, जिसमें उनका पूरा परिवार था। उनकी पत्नी, बेटे और बहू, और पास में ही छोटे छोटे 2 बच्चे, वंश और व्योम, दोनों अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़े खड़े थे। सबके चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान सजी थी। देखने में वह सब एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे, पर उस काली रात ने सब खाक में बदल दिया, सब खत्म कर दिया। वह पल सोचते हुए दादाजी का शरीर कंप सा गया। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर बोले, आज न चाहकर भी वह पल याद आ रहा है। मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सका। आज यही नतीजा है कि व्योम ऐसा है। मैं उसे वहां भेजना नहीं चाहता, पर अब उसका यहाँ से जाना जरूरी ही है। वहीं उस मेंशन के सेकंड फ्लोर पर रियांश अब तक ऊपर पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर वहीं कुछ देर पहले वाली कठोरता थी। वह खुद से बोला, व्योम को यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना ही होगा। सिर्फ उसके लिए नहीं, मेरे प्लान के लिए भी। यह बोलते हुए रियांश के चेहरे पर एक राज सा झलक रहा था। कुछ ही देर में वह व्योम के कमरे के बाहर पहुंचा। कमरे की लाइट्स बाहर से ऑफ थी, शायद व्योम सो चुका था। पर रियांश आगे बढ़ा। उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर व्योम का कोई जवाब नहीं आया। रियांश ने एक बार और खटखटाया, तब जाकर उसे अंदर से व्योम की आवाज आई। वह अंदर से बोला, कौन है? तभी रियांश अपनी गहरी आवाज में बोला, व्योम, मैं हूँ यार। सुनते ही व्योम बोला, ओ अच्छा भाई, यह बोल। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने रियांश खड़ा था। उसे देख व्योम बोला, भाई आप इस वक्त यहाँ? उसने इतना ही कहा था कि उसे साइड कर रियांश कमरे के अंदर आया। अंदर आते ही वह सख्ती से बोला, तूने फिर पूरा कमरा फैला दिया। ये सुनते ही व्योम के चेहरे के तो रंग ही उड़ गए। कुछ समय के लिए वह शौक में बोला, आपको कैसे पता चला भाई? वहीं रूहानिका और मेहर का कमरा। मेहर अब तक आराम से बिस्तर पर घोड़े बेचकर सो चुकी थी। सुबह की थकान की वजह से उसे लेटते ही बेड पर नींद आ गई। वहीं रूहानिका बेड के दूसरी ओर,
यानी खिड़की की तरफ मुंह किए लेटी थी। आज जैसे उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में सुबह से हुई वो सारी बातें घूम रही थी। उसके बाद उसकी रियांश से मुलाकात, सब कुछ उसके दिमाग में फिल्म की तरह चल रहा था। वह होठों पर हल्की मुस्कान लिए सामने चांद को देखते हुए सारी बातें सोच रही थी। हल्की ठंडी हवाएं कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी, बार बार उसके बालों को उसके चेहरे पर ला रही थी। अब तो रूहानिका भी इससे थक चुकी थी। वह अचानक बेड पर बैठ गई और उसने अपने बालों को सही से संभालते सारी लटों को पीछे ले जाकर जुड़ा बना लिया। वह कसते हुए बोली, आज ये नींद क्यों नहीं आ रही? ये अलग सी बेचैनी मुझे समझ नहीं आ रही। वह अपनी जगह से उठी और अपनी बालकनी की तरफ बढ़ गई। बालकनी में पहुंचते ही उसकी नजर अब सामने तारों और चांद से भरे उस आसमान की तरफ गई। जहां पहले बदल थे, वहीं अब मौसम खुल चुका था। सामने देखते हुए रूहानिका फिर वहीं सुकून महसूस करने लगी। वह खुद से बोली, कितना खूबसूरत है ना ये चांद। ये बोलते हुए उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी होने लगी। उस चांद की रोशनी में उसका चेहरा और दमक रहा था। उसकी मुस्कान उस पल को और सुहावन बना रही थी। रूहानिका के मन में दोबारा रियांश का ख्याल आया। वह खुद से बोली, मैं तो उन्हें सही से शुक्रिया भी नहीं बोल सकी। क्या होगा आगे, क्या बात करने वाला है रियांश व्योम से वहीं। ये कैसी बेचनी हो रही है। रूहानिका को आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियाँ भी पढ़े। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया। पढ़ने के लिए अगला भाग जल्द आएगा।